हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब फिट एंड फाइन हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट ग्रुप को कंप्लीट कर लिया था। एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप हमने पूरी अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंड ग्रुप ऑफ द एस ब्लॉक, और इस ग्रुप को हम कहते हैं एल्किलाई अर्थ मेटल। इसका नाम क्या है? एल्किलाई अर्थ मेटल। नाउ स्टूडेंट्स, इनको एल्कलाई अर्थ मेटल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एल्कलाइन इन नेचर है, अर्थ में पाए जाते हैं और ये मेटेलिक बिहेवियर शो करते हैं। टोटल अगर हम 6 ग्रुप में देखते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं वो 6 इन नंबर हैं। 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेकेंड ग्रुप के अंदर, और इन एलिमेंट्स का नेम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड रेडियम। तो बच्चों, ये इस एलिमेंट्स के नेम है: स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। दीज आर दी एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेकेंड ग्रुप। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें तो जो मैग्नीशियम है वो 8th मोस्ट अबिडेंट एलिमेंट है। मैग्नीशियम का नंबर आता है 8th मोस्ट अबिडेंट। कैल्शियम की बात करें तो बच्चों जो कैल्शियम है वो 5th मोस्ट अबिडेंट है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेडियम की, तो बच्चों जो रेडियम है इसके अंदर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जैसे उसमें फ्रेंशियम था फर्स्ट ग्रुप में, वैसे इसके अंदर रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं: बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम इज रेडियो एक्टिव, मैग्नीशियम is 8th most abundant element and calcium is the 5th most abundant element in the earth crust, ठीक है। इनकी बाहर की शेल में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इनकी जो बाहर की शेल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2, ठीक है बच्चों। तो इनकी आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। इट मीन्स इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयरफॉर ये 2 पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेते हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं और ऑप्ट कर लेते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और क्या हो जाते हैं +2 करके ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है इनका सिंपल इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उनको फर्स्ट ग्रुप से कंपेयर करते हैं। सो लेट्स सी दी फिजिकल स्टेट। तो बच्चों, फिजिकल स्टेट में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं। दे आर सिल्वरी वाइट मेटल्स और दे हैव ग्रेइश लक्स्चर। इनके अंदर कैसा शाइन शो करता है? ये ग्रेइश वाइट लक्स्चर शो करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, जब ये फ्रेश होते हैं इतने सॉफ्ट होते हैं हम इनको ईजीली नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो शाइनी बिहेवियर है ये आफ्टर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या इसका मतलब ये कह सकते हैं जब इनको एक्सपोज करते हैं हम एयर में तो ये क्या हो जाते हैं? टर्निश हो जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो दे गेट टर्निश ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? टर्निश हो जाते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इनके अंदर क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तो ये शाइनी होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद में एयर के कांटेक्ट में आने से इनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये क्या हो जाता है? टर्निश। इसका मतलब ये अपनी जो शाइनी नेचर है उसको लूज कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, जब ये फ्रेश होते हैं तो ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम मेटल की बात करें तो इनकी जो हार्डनेस है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ठीक है। इनकी जो हार्डनेस है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, ठीक है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट है वो हमारे पास फर्स्ट मेटल होगा, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे डाउन द ग्रुप वैसे वैसे हार्डनेस
डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब बच्चों ये तो हमने इनकी प्रॉपर्टी की बारे में बात कर ली है, लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करें फर्स्ट ग्रुप से, तो बच्चों ये जो सेकंड ग्रुप है, हम जब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं, तो हार्डनेस की अगर हम बात करें तो जो सेकंड ग्रुप है वो ज़्यादा हार्ड है। सेकंड ग्रुप जो है वो ज़्यादा हार्ड है एल्कलाइन मेटल से। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की कंपेयर में बात करें तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स होने की वजह से ये ज़्यादा हार्डनेस शो करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर इनकी पढ़ें तो ये जैसे फर्स्ट ग्रुप है वैसे कि वैसे ये भी क्या होते हैं, मेटल्स हैं, तो डक्टाइल होंगे एंड मैलिएबल होंगे। बट स्टूडेंट्स दीज आर लेस डक्टाइल और मैलिएबल इन कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप। अगर हम इनकी डक्टिलिटी की बात करें तो ये फर्स्ट ग्रुप के कंपेयर में कम डक्टाइल या मैलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये इतनी जल्दी हम इसको रीशेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनकी फिजिकल स्टेट में क्या है, सिल्वरी वाइट मेटल्स हैं, ग्रेश लक्ष्य शो करते हैं, अगर एयर की कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। और अगर हम इनकी हार्डनेस की बात करें तो डाउन द ग्रुप हार्डनेस इनका कम होता है। और अगर हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की बात करें, इन दोनों को कंपेयर करें, तो सेकंड ग्रुप का हार्डनेस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम डक्टाइल की बात करते हैं, मैलेबल की बात करते हैं, तो ये डक्टाइल और मैलेबल नेचर शो करते हैं। और फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में हम कंपेयर करें तो फर्स्ट ग्रुप की डक्टाइल या मैलेबिलिटी ज़्यादा इन कंपेयर टू सेकंड ग्रुप, क्योंकि अगेन इनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, तो उनको ब्रेक करना, उनको रीमॉल्ड करना इतना ईजी नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियाई। स्टूडेंट्स, अगर हम एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो ट्रेंड बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने एल्कलाइन मेटल के अंदर पढ़ा था बच्चों। डाउन दी जब हम ग्रुप जा रहे हैं फ्रॉम बेरिलियम टू रेडियम, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप बच्चों साइज इंक्रीज होता है। जैसे कि अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो अगर हम बात करते हैं बेरिलियम का, तो इसको एटॉमिक रेडियाई, अगर हम पिकोमीटर में देखते हैं इसका एटॉमिक रेडियाई, तो बच्चों वो इक्वल्स टू होता है 112। इसका थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल एक इंक्रीज हो गया, +1 हो गया, तो ये हो जाएगा 160। इसमें नंबर ऑफ शेल एक एक्स्ट्रा और है तो ये हो जाएगा 197। इसमें नंबर ऑफ शेल और इंक्रीज हो रहा है तो इसका साइज और बड़ा होगा, और इसके अंदर नंबर ऑफ शेल और इंक्रीज होने की वजह से, +1 होने की वजह से इसका जो रेडियाई होगा वो होगा 222 पिकोमीटर। तो बच्चों जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स +1 होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, और जैसे ही शेल इंक्रीज होंगे, आप जानते हैं एन वैल्यू इंक्रीज होने पे साइज भी इंक्रीज होता है। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट ग्रुप में बहुत अच्छे से और क्लासिफिकेशन चैप्टर में भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब अगेन स्टूडेंट्स, जो से हमने आयनिक कॉन्सेप्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ा था वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। कॉन्सेप्ट्स के लिए आप पहले वाला वीडियो वापस देख लीजिए क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट उसमें डिटेल में समझा दिए हैं मैंने। ठीक है, तो देखिए अगर हम रेडियाई की बात करते हैं, आयनिक रेडियाई की, तो देखिए मेटल और अगर मेटल आयन को कंपेयर करूँ, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज लगेगा क्योंकि यहाँ पे बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज लगेगा इस पर। ठीक है, इन दोनों के अगर हम साइज़ को कंपेयर करते हैं तो बच्चों न्यूट्रल जो हमारा एटम है वो मच मोर लार्जर साइज में होगा इन कंपेयर टू दी आयन। अब इसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों, वी नो दैट
जब न्यूट्रल केस होता है तो जितना प्रोटॉन होता है उतना को उतना इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन और उतना को उतना इलेक्ट्रॉन। तो हमारा एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एलिमेंट हमारे पास में क्या है उस केस में, न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए। इसका मतलब प्रोटॉन के कंपेयर में अगर इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, 2 नंबर से ये कम है, ठीक है। तो अगर ये कम है तो हमारे पास क्या बढ़ गया, प्रोटॉन हमारे पास में एक तरीके से कंपेयर में ज़्यादा है। प्रोटॉन ज़्यादा है मतलब प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। अगर बच्चों न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, और अगर वो अट्रैक्ट करता है तो साइज क्या हो जाएगा, कम। अट्रैक्शन होने से साइज कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है, तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को तेजी से अट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, और साइज क्या हो जाएगा, कम। इसलिए कैटायन का न्यूट्रल एलिमेंट के कंपेयर में साइज स्मॉल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करते हैं, हम अगर बात करते हैं कि बेरिलियम 2+ है और रेडियम 2+ है, इस तरह के सारे एलिमेंट जब +2 स्टेट में, तब भी डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज ही होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम न्यूट्रल को कंपेयर करें उसके आयन से, तो आयन का साइज, कैटायन का साइज हमेशा स्मॉल होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको इनके आयनिक रेडियाई भी बता देती हूँ। सपोज जब हम +2 की बात कर रहे हैं, इन सब पे अगर +2 चार्ज है तो देखो रेडियाई क्या होगा, बेरिलियम का होगा 31, ठीक है, मैग्नीशियम का होगा 72, कैल्शियम का होगा 100, स्ट्रॉन्शियम का होगा 118, बेरिलियम का होगा 135। तो हम देख रहे हैं जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आयनिक रेडियाई भी बढ़ रहा है, सिर्फ एटॉमिक नहीं बढ़ रहा, आयनिक भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें न्यूट्रल को आयन से तो आयन का साइज हमेशा छोटा होगा, ठीक है बच्चों। सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज डेंसिटी। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एटॉमिक रेडियाई को कंपेयर करें तो जो सेकंड ग्रुप है उसका एटॉमिक रेडियाई कम होगा फर्स्ट के कंपेयर, मतलब जो सेकंड ग्रुप है वो स्मॉलर इन साइज होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम जानते हैं जब लेफ्ट टू राइट जानते हैं हम तो प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। वापस वही केस, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो जो हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो जो सेकंड ग्रुप है बच्चों वो स्मॉल साइज में होता है इन कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो कि है डेंसिटी। तो बच्चों अब डेंसिटी देख लेते हैं हम। सो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के बीच में डिफरेंस देखिए डेंसिटी का, तो जो सेकंड ग्रुप है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है फर्स्ट ग्रुप के कंपेयर में। डेंसिटी सेकंड ग्रुप की ज़्यादा होती है फर्स्ट ग्रुप के कंपेयर में, क्योंकि हम जानते हैं कि इनका वॉल्यूम जो है वो कम है। अगर मास अपॉन वॉल्यूम का हम रेशियो निकाल रहे हैं तो देख लीजिए इसका जो वॉल्यूम है वो कम है और मास ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू दी फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। इनका मास ज़्यादा है इसलिए इनका डेंसिटी ज़्यादा है, आप ये बोल सकते हैं। आप इनका वॉल्यूम कम है इसलिए इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड ग्रुप का क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इनका मास ज़्यादा है और वॉल्यूम क्या है, कम है, इस वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है, सेकंड ग्रुप की ज़्यादा होती है। अब बच्चों अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो इसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। अगर हम देखते हैं फ्रॉम बेरिलियम टू कैल्शियम, ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं कैल्शियम टू रेडियम, तो यहाँ पे ट्रेंड जो हमें मिलता है वो है कि बेरिलियम से कैल्शियम में ये डिक्रीज होता है और उसके बाद में कैल्शियम से रेडियम ये इंक्रीज होता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों, इसके पीछे रीज़न इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये जो डिफरेंस आता है कि पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है, ये है ड्यू टू इट्स क्रिस्टल
स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनके अंदर ये वेरिएशन दिखने को मिलता है। ठीक है, तो हमें डेंसिटी समझ में आ गई है। सेकेंड ग्रुप की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका मास ज़्यादा है और इनका वॉल्यूम कम है। अब हम बच्चों नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो लेट्स सी दी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों ये जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल ही फर्स्ट ग्रुप जैसा ही है। ठीक है, हम सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा कंपेयर कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप के बारे में मैंने पढ़ाया तो उसमें डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो इसमें हम फोकस जो करेंगे वो सिर्फ डिफरेंस बिटवीन का करेंगे। ठीक है, तो चलो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें क्या होता है, इरेगुलर हमें ट्रेंड मिलता है। जैसे डेंसिटी में इरेगुलर ट्रेंड मिला है, वैसे इसमें भी इरेगुलर ट्रेंड मिलता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं केल्विन में, मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिख रही हूँ, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1560। फिर अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो डिक्रीज होता है 924। ठीक है, केल्विन। कैल्शियम की बात करें हम तो 1124, अगेन इंक्रीज हो गया है ये। ठीक है, स्ट्रोंशियम की बात करें तो वापस डिक्रीज होता है 1062 केल्विन हो जाता है। बेरियम में और कम हो जाता है 1002 और रेडियम में फिर से कम 973 केल्विन। तो बच्चों देखो इरेगुलर ट्रेंड है, इंक ज़्यादा है, कम हो रहा है, वापस से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसमें इरेगुलर हमें ट्रेंड मिलता है। अब वापस इरेगुलर ट्रेंड क्यों मिल रहा है बच्चों, बिकॉज इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से वेरी कर रहा है। तो रीज़न क्या है इरेगुलर ट्रेंड क्यों है, इनकी डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से। चलो अब आप हमको कंपेयर करें अगर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को, तो जो सेकंड ग्रुप है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है फर्स्ट ग्रुप के कंपेयर में। उसके पीछे क्या रीज़न है, देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही, हमें यही कंपेयर करना है। सेकंड ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है फर्स्ट ग्रुप से, क्योंकि सेकंड ग्रुप के अंदर आप जानते हो बाहर की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाहर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड था, यहाँ पे कितने बॉन्ड है 2 बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास बाहर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो उस वजह से इनके अंदर 2 बॉन्ड्स होंगे। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए। इस वजह से सेकंड ग्रुप जो है वो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट शो करता है इन कंपेयर टू दी फर्स्ट ग्रुप। So now let us see about ionization एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। बच्चों हमने ये टॉपिक 3 बार पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज़ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। और बच्चों आपको याद होगा हमने रिलेशनशिप देखा था इसके बीच में कि अगर साइज ज़्यादा है तो आईपी क्या होगी या फिर आईई क्या होगी, कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप हमने देखा है। ठीक है, ये हमने क्लासिफिकेशन चैप्टर में और फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में अच्छे से समझ लिया था। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास में सपोज है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे आईपी की बात करें तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आईपी जो है साइज बढ़ रहा है। ठीक है, नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है तो आईपी क्या होगी बच्चों, आईपी डिक्रीज होगी। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आईपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, साइज बड़े होने पर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस से लूजली हेल्ड होगा, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर
निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की तरफ जाते हैं तो आईपी क्या होता है, कम होता है। आईपी जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। अब देखो बच्चों, हमने देखा था कि मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है हम लिख देते हैं डेल एच की जो वैल्यू है, या फिर जो हमारी फर्स्ट आईपी है हम ऐसा लिख देते हैं, कन्वीनियंट रहेगा। हमारे पास जो फर्स्ट आईपी है ये क्या है, पॉजिटिव की है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ जब मेरे पास M पॉजिटिव आ गया है, इस पॉजिटिव में से मुझे और इलेक्ट्रॉन निकालना है और M2 पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है ये, तो एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पे हम लिख देते हैं IP2, ये भी एनर्जी किसकी है, पॉजिटिव की है। अगर मुझे कंपेयर करना पड़े इस IP1 के अंदर एंड IP2 के अंदर, तो बच्चों देखो IP2 जो है वो हमेशा ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास न्यूट्रल है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में कैटायन आ गया, मैंने पहले भी बताया था आपको, न्यूट्रल के कंपेयर में जो कैटायन होता है उसको छोटा होता है, तो जितना साइज कम होगा उतनी ही आईपी ज़्यादा होगी, ठीक है। जितना साइज कम होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस से, तो उसको निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हम फर्स्ट के कंपेयर में अगर देखें तो सेकंड आईपी ज़्यादा होती है, अगर थर्ड आईपी है तो वो और ज़्यादा होगी, फोर्थ होगी तो वो और ज़्यादा होगी। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होता रहता है उतना ही हम ये कह सकते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होता है उतना ही न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता रहता है। और न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, हाई एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आईपी की बात। अब हम वापस बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के बारे में। तो बच्चों आपको पता है कि सेकंड ग्रुप का साइज क्या है, इसका साइज जो है वो कम है। अगर साइज कम है तो इसकी आईपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सेकंड ग्रुप की जो आईपी है वो ज़्यादा है एल्कलाइन मेटल के कंपेयर में, क्यों, क्योंकि इनका साइज ज़्यादा है, प्लस इनके अंदर आप जानते हो एटॉमिक नंबर इनके कंपेयर में इनका ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या है, ज़्यादा है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस टाइटली अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो आप ये भी बता सकते हैं कि इनका साइज़ कम है या फिर न्यूक्लियर चार्ज इनका ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन ज़्यादा है मतलब प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को टाइटली अट्रैक्ट करेंगे, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आईपी का जो ट्रेंड है वो सेकेंड ग्रुप में ज़्यादा है फर्स्ट ग्रुप के कंपेयर में, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर charge. So students, now let's see the electropositive or metallic character. तो बच्चों अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और या फिर मेटेलिक कैरेक्टर। बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तो इसका मतलब है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और बच्चों जिसका साइज ज़्यादा होगा वो उतना ही ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अगर साइज ज़्यादा होगा एटम का तो इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज होगा, ठीक है। क्यों इजीली लूज होगा, क्योंकि उस केस में आईपी क्या हो जाएगी, कम। अब देख लीजिए, आप जानते हैं हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड ले लीजिए आप सपोज रेडियम, ठीक है। हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि जब साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस से वापस वही
एक्सप्लेनेशन है बच्चों, साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज हो जाएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव चार्ज से इतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, तो ये इजीली लूज हो जाएगा। तो साइज बड़े होने की वजह से अगर एटम का साइज ज़्यादा है तो आईपी क्या कम हो जाएगी, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेगा। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज होता है, और साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी इस साइड में इंक्रीज हो रहा है। जैसे साइज इंक्रीज हो रही है वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ठीक है, रीजन समझ में आ गया। साइज और साइज को आप कोरिलेट कर सकते हैं डिस्टेंस के साथ में और आईपी के साथ में। अब हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की। तो बच्चों आप जानते हो सेकंड ग्रुप का जो साइज है वो कम है, तो जब साइज कम है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी कम होगा। तो किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा है, फर्स्ट ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप का साइज ज़्यादा होने की वजह से, साइज इनका ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर आईपी की रिक्वायरमेंट क्या है, कम। आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल है ना बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसके लिए इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो कि है ऑक्सीडेशन स्टेट। Now student, next one is oxidation state। देखिए बच्चों, इसके बाहर की शेल में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम यहाँ लिख देते हैं नोबल गैस, और बाद में बाहर की इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, NS2। अगर बाहर की शेल में इनके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से इनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +2। और जब ये +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं तो ये क्या अचीव कर देते हैं, बाइवेलेंट आयन बनने के बाद ये अचीव कर देते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनके पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट आयन होना। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये जो मेटल्स होते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और फॉर्म करते हैं M2 पॉजिटिव बाय लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इनको हम कहते हैं बाइवेलेंट आयन। ठीक है, क्यों लूज करते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों वही है कि आप 2 इलेक्ट्रॉन किस में से इजीली निकाल सकते हैं और किस में से मुश्किल से, तो बस वही सेम कॉन्सेप्ट है आईपी वाला कि अगर साइज कम है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। मतलब अगर हम टॉप पे देखें तो वहाँ पे साइज़ कम है एलिमेंट्स की, तो उसमें हमको एनर्जी ज़्यादा चाहिए निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन। अगर हम जैसे नीचे जाएंगे साइज़ बढ़ेगा तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम कंपेयर कर देते हैं फर्स्ट ग्रुप को सेकंड ग्रुप से। तो देखो फर्स्ट ग्रुप को जब सेकंड ग्रुप से देखते हैं तो फर्स्ट ग्रुप के बाहर के शेल में है NS1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर के शेल में NS2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, ये +1 के ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, और ये किसकी करता है, +2 की। तो ऑक्सीजन स्टेट कौन ज़्यादा शो करता है, +2। क्यों, क्योंकि इसके बाहर की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर लेता है और अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। ठीक है बच्चों, तो ये है अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। सो नाउ लेट्स सी दी हाइड्रेशन ऑफ आयन या फिर हाइड्रेशन एनर्जी। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऑलरेडी हम फर्स्ट ग्रुप में पढ़ चुके हैं इसको। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, पहले सपोज मेटल सॉलिड स्टेट में है, वो कन्वर्ट होता है गैशियस स्टेट में, फिर गैशियस स्टेट से इलेक्ट्रॉन लूज करता है आईपी गेन करके, है ना, सॉलिड से ये गैशियस में आता है। इस मेथड को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जब ये गैशियस में आ गया है तो अब इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। अब ये जो पॉजिटिव बना है ये वापिस से आईपी मतलब सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल लेगा, जो फर्स्ट आईपी के कंपेयर में ज़्यादा है।
ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या बनाएगा ये M2 पॉजिटिव। अब जो ये M2 पॉजिटिव बना है इसको अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड होने का मतलब क्या है बच्चों, इसके आसपास में वाटर मॉलिक्यूल इसको कवर कर देते हैं और साथ में ये रिलीज करता है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है। तो ये जो मेटल आयन है जब वाटर में हम इसको ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है। हाइड्रेटेड होने का मतलब वाटर मॉलिक्यूल इस आयन को क्या कर देंगे, सराउंड कर देंगे। और जब ये सराउंड करते हैं तो इस दौरान when this ion get hydrated solvated at that point of time एनर्जी रिलीज होती है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, तो एनर्जी रिलीज होती है। ये जो रिलीज एनर्जी होती है, ये जो रिलीज एनर्जी है इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो वाटर मॉलिक्यूल जब आयन को कवर करते हैं इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन, और इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो बच्चों देखो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसका साइज छोटा होगा, कैटायन का साइज जितना स्मॉल होगा उतना ही ज़्यादा वो हाइड्रेटेड होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, साइज कम होने पे हाइड्रेटेड ज़्यादा होगा, और अगर हाइड्रेटेड ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शन चलता है साइज से ये। ठीक है। तो अब देखो हम एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा और किसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है। तो लेट्स सी दी एग्जाम्पल। देखिए बच्चों मेरे पास में है बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, मैं ले लेती हूँ सिर्फ स्ट्रॉन्शियम तक। ठीक है, आगे हम बेरिलियम भी ले सकते हैं। तो देखो जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं सब में 2+ चार्ज है, साइज तो इस ट्रेंड में बढ़ेगा ही। हमने देखा है आयंस का भी साइज बढ़ता है, तो इस साइड में साइज इंक्रीज हो रहा है। इन आयन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज होने से हाइड्रेशन कम हो जाएगा, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी या हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी कम। ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के बीच में। तो देखो बच्चों फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में हम देखें तो सेकंड ग्रुप का साइज क्या है, कम। अगर साइज कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो सेकंड ग्रुप की हाइड्रेशन ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू दी फर्स्ट ग्रुप। क्यों, क्योंकि सेकंड ग्रुप का जो साइज है वो कम है इन कंपेयर टू दी फर्स्ट ग्रुप, और साइज कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। हम क्लासिफिकेशन चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट हो गया हाइड्रेशन एनर्जी का। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप जानते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनकी कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हो ये इलेक्ट्रॉन गेन कम करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही होगी। ठीक है, और जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के साथ में कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कॉन्सेप्ट है वो अपोजिट चलते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो देख लीजिए आप, हमारे पास में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है बच्चों, हमने कहा था कि डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होनी चाहिए। तो चलो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं इनकी। बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बच्चों वो होती है 1.47, मैग्नीशियम के हिसाब से और कम होनी चाहिए, तो देख लीजिए 1.23। कैल्शियम की और कम होनी चाहिए तो बिल्कुल कम है 1.04। स्ट्रॉन्शियम की और कम होनी चाहिए, बिल्कुल है 1.0। बेरिलियम की और कम होनी चाहिए, बिल्कुल है 0.97। और रेडियम की सबसे कम है, मतलब ये ऑलमोस्ट इक्वल चलती है
बेरियम के, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है। तो बच्चों अब हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास में फ्लेम कलरेशन। सो लेट्स सी दी फ्लेम कलरेशन। बच्चों अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखें बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, तो हम जानते हैं कि सेकेंड ग्रुप का साइज कम है। अगर साइज कम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो सेकेंड ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और फर्स्ट ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है। तो चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है फ्लेम कलरेशन। तो बच्चों जब भी आप एल्कलाई अर्थ मेटल को फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर देते हैं, मतलब ये फ्लेम टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं कैल्शियम की, स्ट्रोंशियम की, बेरियम का और रेडियम का, बच्चों जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है ये दोनों फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं, ये कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इनकी जो आईपी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और प्लस इनका जो साइज है वो बहुत कम है। क्योंकि इनका आईपी बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली हेल्ड होगा, है ना। इनका हम बोल सकते हैं आईपी ज़्यादा, या फिर ये मान लीजिए इनका साइज कम है। अगर साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली हेल्ड होगा, तो उसको निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा आईपी देनी पड़ेगी। इस वजह से ये फ्लेम टेस्ट नहीं देता, ठीक है। क्योंकि हमें इसको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम फ्लेम टेस्ट में हमें कलर देता है ब्रिक रेड। ब्रिक रेड कलर हमें कैल्शियम शो करता है। स्ट्रोंशियम की हम बात करें तो स्ट्रोंशियम हमें देता है क्रिम्सन रेड, सनसेट जो कलर होता है ना वैसा क्रिम्सन रेड कलर देता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बेरियम की, तो बेरियम हमें ग्रीन कलर देता है, एप्पल ग्रीन टाइप कलर, ठीक है। उसके बाद में रेडियम की बात करें तो रेडियम अगेन हमें क्रिम्सन कलर देता है। बट ये रेडियो एक्टिव है तो हम इसका जनरली टेस्ट नहीं करते हैं, हम इन तीन के ही करते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। तो कैल्शियम हमें ब्रिक रेड कलर देता है, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड कलर देता है सनसेट जैसा, और जो बेरियम है वो हमें एप्पल ग्रीन कलर देता है, ठीक है। अब हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जब हम ऑलरेडी फर्स्ट ग्रुप में पढ़ चुके हैं, बट फिर से कि हर एक एलिमेंट के पास एनर्जी लेवल्स होते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हम इनको हीट प्रोवाइड करते हैं, इन शॉर्ट इनको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाती है, तो ये हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं और एक्साइट हो जाते हैं। यहाँ से ये हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं और एक्साइट हो जाते हैं। पर यहाँ पे ये हाईली क्या होते हैं? अनस्टेबल। क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं तो ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आते हैं और कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये जो रिलीज एनर्जी है ये हमें कलर के रूप में दिखती है, हमारी आंखें इस रिलीज एनर्जी को देख पाती है, ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि इनके अंदर बहुत टाइटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको एक्साइट करना इतना इजी नहीं है। जब वो एक्साइट ही नहीं होंगे तो ग्राउंड स्टेट में नहीं आएंगे तो एनर्जी भी रिलीज नहीं करेंगे, इसलिए हमें कलर नहीं दिखते हैं। वहीं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा वीकली हेल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देने से ये एक्साइटेड स्टेट पर चला जाता है और वापस से ग्राउंड स्टेट पे आने पे जो एनर्जी रिलीज करता है उस वजह से हमें ये फ्लेम टेस्ट देता है, करस्पॉन्डिंग कलर देता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक लास्ट पॉइंट जो मुझे आपको पढ़ाना था वो ये है कि कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में ये फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है हमारी। देखिए बच्चे, जब हम इनके कलर की या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, ये जो मेटल्स हैं ये बाईवेलेंट मेटल्स हैं, ठीक है। बाईवेलेंट मेटल एनायंस है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं? ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, ठीक है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने का मतलब क्या है? इनके जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें सारे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्ड,
इनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड होने का मतलब क्या हो गया है, ये सब के सब क्या है, डायामैग्नेटिक है। और बच्चों जब भी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो हम उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक के साथ में उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, जब सब पेयर्ड होते हैं तो वो हो जाते हैं कलर लेस। कहने का मतलब बच्चों अगर एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल दिख रहा है आपको ऑर्बिटल में तो वो कंपाउंड कलर्ड होगा, लेकिन अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कलर लेस। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका, मैग्नीशियम ले लेते हैं। देखो मैग्नीशियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो उस हिसाब से होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ पे हो गए 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, तो यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब अगर ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, मतलब ये बाहर के इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है बच्चों, तो इस पे चार्ज आएगा Mg2+। ठीक है, तो इस केस में आप ऑर्बिटल्स को देखो बच्चों, तो यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और स्पेसिफिकली जब हम बाहर की शेल की बात करते हैं, आउटर मोस्ट शेल की, तो उनमें आप देखें तो सब जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड हैं। और जब सब के सब पेयर्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करना, उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करना। और उस केस में हमारा जो कंपाउंड हो वो कैसा होगा, कलर लेस होगा। अगर आपको यहाँ पे एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल जाता, एक सिंगल, 2 सिंगल, 3 सिंगल, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और क्या बोलते हैं हम उसको, कलर्ड होना। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब +2 चार्ज गेन करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर के निकल जाते हैं और सारे के सारे क्या मिलते हैं हमें, पेयर्ड, मतलब डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। और ये कैसे हैं, कलर्ड, सॉरी ये कैसे हैं, कलरलेस हैं। ठीक है बच्चों, हम किसी केसेस में देखते हैं कि ये जो मेटल्स हैं ये कलर्ड हैं, ठीक है, पर ये कलर्ड कब होंगे बच्चों, देखो इनका अगर हम बिहेवियर देखें +2 में तो ये तो कलरलेस है 110% श्योर। लेकिन अगर ये जिस एनायन के साथ जुड़े हुए हैं, ये मेटल जिन एनायन के साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो एनायन में कलर है, उस एनायन में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी वजह से वो कलर्ड है, तो हमें ये पूरा कंपाउंड भी क्या दिखेगा, कलर्ड दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस हैलाइड की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके हैलाइड की, तो उस केस में बच्चों क्या होगा, अगर हैलाइड कलर्ड है तभी ये मेटल, पूरा मेटलिक का जो कंपाउंड है ये कलर्ड होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ second group in the S block elements. So next video we are going to study about the chemical properties.